हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। तो बेटा, मेरा नाम है अर्चना राठी और मैं स्वागत करती हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर और इस प्यारे से कोर्स जिसका नाम है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0। तो बेटा, आप सब लोगों ने मुझे देखा हो, शायद कुछ ने ना देखा हो। कुछ बच्चों ने मुझे YouTube पे उम्मीद सीरीज में देखा होगा, कुछ ने YouTube पे रिवीजन पॉडकास्ट में देखा होगा, या कुछ ने पिछले साल के नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 1.0 और 2.0 में देखा हो, या अर्जुना या लक्ष्य बैच में देखा हो। तो अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं बेटा। मेरा नाम अर्चना राठी है और मैं इस कोर्स में आपकी बॉटनी मेंटोर रहूंगी और मेरे को लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है। I have worked with many reputed institutes like Akash, Narayana, Chaitanya, ITPACE, MIT, etc. etc. और काफी सारे बच्चे आज की तारीख में अच्छे रिप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में भी हैं। बल्कि हमारा जो पिछले साल का क्रैश कोर्स था, उसी क्रैश कोर्स से काफी सारे सिलेक्शंस हुए और काफी सारे बच्चे आज मेडिकल कॉलेज में हैं। तो बेटा, लेट्स टॉक अबाउट दिस कोर्स नाउ। इस कोर्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर मैं इस क्रैश कोर्स की बात करूं तो बेटा, बिल्कुल ये मत समझना कि क्रैश कोर्स है, सब कुछ बहुत जल्दी होगा, शायद हमें इतनी क्वालिटी ना मिले, शायद हम इससे सिलेक्शन ना निकाल पाए। तो ऐसा सोचना बेटा बिल्कुल गलत है। हमारे नीट पिछले साल के ही नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 1.0 और 2.0 से बहुत सारे सिलेक्शंस निकले हैं। और ये क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि यहां आपको कंटेंट नहीं मिलेगा या क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा। यहां बेटा आपको सब कुछ मिलेगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि नीट में जो कुछ आता है बॉटनी से, एक शब्द इस क्रैश कोर्स के नोट के बाहर नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर सकते हो। जितना यहां पढ़ाया जाएगा उतना नीट के लिए मोर देन इनफ है, बहुत है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस कोर्स को फॉलो करिए। जो कुछ यहां पढ़ाया जाता है उसमें से नीट से बाहर नहीं आएगा नीट में, वो मेरी गारंटी है। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, हाँ ये सच है कि हमें इस कोर्स में 2-2.5 महीनों में लगभग सारा सिलेबस खत्म करना है। तो चीजें थोड़ी स्पीडी होंगी। पूरे साल का जो कोर्स होता है इतना धीरे हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल सटीक चीजें पढ़ेंगे। हम एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, लेकिन कुछ छोड़ेंगे नहीं जो नीट में आता है। तो उसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। और वो स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, आओ जान लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये ध्यान रखना, जैसे मैं पिछले साल जो मैंने क्रैश कोर्स 1.0 और 2.0 लिया था, तो उसमें मुझे काफी सारे बच्चे मैसेजेस करते थे कि मैम, सबसे पहला सवाल तो यही होता था क्या कि मैम ये कोर्स काफी है। हाँ बेटा, इसका जवाब है ये कोर्स काफी है। आप इस तरह के सवाल पूछो, मैं पहले ही आपको जवाब देती हूं, ये कोर्स काफी है। आप बेफिक्र होकर इस कोर्स से तैयारी कर सकते हो, कुछ आपका नहीं छूटेगा। दूसरी चीज बच्चे पूछते थे, मैम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। बेटा, सबसे पहली बात तो मैं ये करूं कि इस बैच को कौन कौन बच्चा पढ़ सकता है। इस बैच को बेटा ड्रॉपर बैच पढ़ सकता है, जिसको अभी आखिरी के कुछ 2 महीनों में तेजी से अपना सारा सिलेबस रिवाइज करना है। इस बैच को 12th क्लास का बच्चा पढ़ सकता है, जो अभी बोर्ड देगा और उसके बाद नीट का एग्जाम देगा। और मैं तो कहती हूं इसको 11th का बच्चा भी ले सकता है, जो तेजी से पहले अपना 12th भी कंप्लीट कर ले और उसका 11th भी रिवाइज हो जाए। राइट। अब बेटा, आप सभी लोग जो इस बैच को लेने वाले हो, आपने पूरे साल अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में नोट्स बनाए हैं। और इस बैच में जो हम आपको नोट्स बनाकर देंगे, उसकी PDF फाइल आपको नीट के एग्जाम तक अवेलेबल रहेगी, ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। तो जब भी आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है, आप ऐप पर जाओ, PDF नोट्स में जाओ, नोट्स ओपन करो और रिवाइज कर लो। मैं तो एक चीज मानती हूं बेटा कि नीट में आपकी कॉपी आपके साथ नहीं जाएगी, जाएगा ये। पूरे साल तो हमने कॉपियां भर ली हैं, पूरे साल हमने इतनी कॉपियां भर के रख ली हैं, पर क्या वो सारी की सारी कॉपी यहां फीड है? क्या आप एग्जाम में उन अपनी कॉपियों को लेकर जाओगे? वो रिवीजन के लिए ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस क्रैश कोर्स में बेटा नोट्स बनाने से ज्यादा तवज्जो, ज्यादा एम्फेसाइज आप चीजों को समझने में लगाना। जब आपका लेक्चर हो तो उस लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन से सुनो और तभी के तभी लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है उसको तभी के तभी याद कर लो बेटा।
ये मत सोचना कि चलो लेक्चर के दौरान पहले सारे नोट्स बना लेते हैं, फिर बाद में सुन लेंगे ध्यान से और फिर उसके बाद याद कर लेंगे। आपके पास इतना समय नहीं होगा बेटा। नोट्स तो बहुत बना लिए, पोथे तो बहुत भर लिए, और ये पीडीएफ नोट्स आपको प्रॉपर आपकी ऐप में मिलेंगे। जब चाहो तब आप उठा के रिवाइज कर सकते हो। मैं तो ये कहूंगी कि इस कोर्स में जब लेक्चर सुनने आओ तो पूरे पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, और जब लेक्चर खत्म करो तो वो जो चैप्टर है वो तुम्हारे यहां फीड होना चाहिए और तुम्हें उसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो लेक्चर के दौरान सिर्फ ध्यान से सुनो और साथ साथ याद करते जाओ। नोट्स आपको सब मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर अपने नोट्स बनाने हैं तो बेटा आप लेक्चर के साथ साथ बना सकते हो। फिर उसके बाद तीसरी चीज, यहां पर बेटा हम आपको थोड़ा सा मिक्स्ड पढ़ाएंगे। कुछ स्लाइड्स हम पहले से बनाकर लाएंगे, कुछ लिख कर पढ़ाएंगे, सब कुछ एक मिक्सचर होगा, क्योंकि बेटा हमें स्पीड मेंटेन करनी है। अगर हम पूरे साल के कोर्स की तरह धीरे धीरे लिख लिख कर पढ़ाएंगे तो फिर हमारा सिलेबस पूरा नहीं होने वाला है। तो कुछ पीपीटी आपको ऑलरेडी लिखी हुई मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, थियोरेटिकल पार्ट होगा, वो शायद हम पहले से थोड़ा पीपीटी बनाकर लाएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम साथ साथ लिखेंगे और आप साथ साथ याद करोगे। तो एक हाइब्रिड मॉडल हमें मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम हर एक छोटी चीज यहां लिखेंगे, धीरे धीरे लिख लिख कर पढ़ाएंगे, तो बेटा सिलेबस कैसे पूरा होगा। और मैंने कई बार ये चीज नोटिस भी करी है कि बच्चे लेक्चर को 2x स्पीड पर देखते हैं, सारे बच्चे। तो क्यों ना हम 2x स्पीड पर पढ़ें। जब आप 2x स्पीड पर ही लेक्चर को देखते हो तो क्यों ना हम 2x स्पीड पर ही पढ़े, और हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय की डिमांड वही है। तो बहुत सारे बच्चे का मिक्स्ड रिएक्शन होता है, मैम कुछ पीपीटीज पहले से लिखकर मत लाओ, या कुछ बच्चे कहते हैं मैम लिख लिख कर मत पढ़ाओ, बहुत टाइम जाता है। तो बेटा मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट है वो करूंगी। आप बस लेक्चर के समय ध्यान से सुनना, समझना और याद करना, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। सटीक नोट्स आपको कैसे देने हैं, नोट्स में सब कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ जो नीट में आता है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ भरोसा करके सुकून से बेफिक्र होके लेक्चर को सुनना है और साथ साथ याद करना है, बस। इसके अलावा सारी टेंशन हम पे छोड़ दो, राइट। और बेटा पिछला क्रैश कोर्स भी बहुत अच्छा गया था और उससे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे सिलेक्शंस निकाले हैं, तो ये प्रूफ है कि आप क्रैश कोर्स से भी सिलेक्शन निकाल सकते हो। तो मतलब निचोड़ ये है कि इसको 11th का 12th का ड्रॉपर सारा बच्चा देख सकता है। ये क्रैश कोर्स अपने आप में काफी है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। नोट्स बनाना है तो आपकी इच्छा है, वरना तो नोट्स पीडीएफ फाइल में मिलेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अभी सुनने, समझने और साथ साथ याद करने पर जो है एम्फेसाइज करना, और बेटा पहले से ही दिमाग को तैयार रखना, क्योंकि बैच थोड़ा स्पीडी होने वाला है। लेकिन स्पीडी होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इसमें चीजें छोड़ने वाले हैं। सब कुछ कवर होगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सारे नोट्स मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया है कि आप इस बैच को पूरी तरह इस पर भरोसा करके पढ़ सकते हो, राइट। और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा पीपीटी पहले से आएगी, थोड़ा सा हम लिखेंगे और टाइम पर सिलेबस खत्म करेंगे और नीट को फोड़ देंगे। सो ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं बेटा अपना सबसे पहला चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसके पीछे भी बेटा एक कारण है। मैंने इस बैच का जो प्लानर है, उस प्लानर में जो चैप्टर की सीक्वेंस रखी है वो बहुत सोच समझ कर रखी है। इस बैच को बेटा 12th क्लास का बच्चा भी पढ़ेगा, जिसको अभी हाल ही में बोर्ड्स देने हैं और फिर उसके बाद नीट देना है। तो मैंने पहले 12th के चैप्टर्स रखे हैं ताकि जो 12th के बच्चे हैं उनका बोर्ड का रिवीजन भी हो जाएगा और नीट की तैयारी भी हो जाएगी। और जब तक वो बोर्ड निपटाएंगे अपना, तब तक यहां इस क्रैश कोर्स में 11th चालू हो जाएगा, तो फिर वो अपनी 11th भी तैयार कर पाएंगे। तो यानी ये बैच सबके लिए है बेटा। वो बच्चे जो बोर्ड दे रहे हैं उन्हीं के लिए मैंने ये सोचा कि पहले 12th के चैप्टर्स रखते हैं, ताकि बच्चों की बोर्ड की भी तैयारी हो जाए और नीट की भी, और फिर बाद में 11th के चैप्टर्स हैं। मैंने शुरुआत में पहले सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रखे हैं जिनकी वेटेज ज्यादा है, और जिनकी वेटेज थोड़ी कम है और जो बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उनको मैंने एंड में रखा है। तो यहां बॉटनी कोर्स में जो चैप्टर की सीक्वेंस आपको मिलेगी वो मैंने बहुत सोच समझ कर रखी है।
बोर्ड के हिसाब वाले बच्चों के लिए भी, वेटेज के हिसाब से भी, तो वो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके तो इसीलिए जो पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रही हूं वो 12th का पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और बेटा इस चैप्टर में 2 हिस्से हैं, कुछ हिस्सा जूलॉजी का है, कुछ हिस्सा बॉटनी का है। तो जो जूलॉजी वाला पार्ट है, ऑस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हाइड्रा, स्पॉन्जेस वाला पार्ट जो है वो सर पढ़ाएंगे। मैं इस चैप्टर में बॉटनी वाला पार्ट डील करूंगी। ओके सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आ जाइए। तो बेटा हम इस चैप्टर में आज क्या क्या कवर करने वाले हैं? हम इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं लाइफ स्पैन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, और किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी फेजेस होती हैं। तो ये सब कुछ हमें आज डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन और साथ साथ लेक्चर को याद करना है, राइट? तो चलो लेकर भगवान जी का नाम करते हैं शुरुआत। चलिए बेटा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? देखो बेटा, जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, जब से हमारा जन्म होता है और जब तक हमारी मृत्यु होती है, जब तक हमारी नेचुरल डेथ होती है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, जब तक हमारी नेचुरल डेथ होती है, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। सो लाइफ स्पैन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज time period, it is time period between natural birth, between birth and natural death, between birth and natural death, natural death और बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं। और इसी लाइफ स्पैन के दौरान एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी चीजों को शो करता है। वो एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो करता है, एक ऑर्गेनिज्म एजिंग शो करता है और एक ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली डाई कर जाता है। तो अपने पूरे लाइफ स्पैन में एक ऑर्गेनिज्म क्या क्या दिखाता है? वो ग्रोथ दिखाता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, उसमें एजिंग होती है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, राइट? सो फिनोमिनन्स shows during lifespan. Phenomenon shown by organism during lifespan. लाइफ स्पैन के दौरान क्या क्या बातें ऑर्गेनिज्म शो करता है? पहला, वो ग्रोथ दिखाता है बेटा, वो रिप्रोडक्शन दिखाता है, मैच्योर होता है, फिर उसमें एजिंग होती है और अल्टीमेटली बेटा डेथ हो जाती है, राइट? तो ये सारी चीजें हमें लाइफ स्पैन के दौरान किसी भी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। चलिए अब एक चीज ध्यान से सुनो बेटा कि लाइफ स्पैन को आप किसी बंधन में नहीं बांध सकते। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइफ स्पैन इतना ही होता है। लाइफ स्पैन वेरी करता है। जैसे बैक्टीरिया, काफी सारे बैक्टीरिया की जो लाइफ स्पैन होता है वो 24 घंटे का होता है मात्र। अगर आप ड्रोसोफिला की बात करो, जिसे हम फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं, तो फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पैन मात्र 14 दिन का होता है, यानी कि 2 हफ्तों का। अगर आप एक हमारी बात करो, ह्यूमन की बात करो, तो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 75 साल होता है। वहीं अगर आप एक पीपल के पेड़ की बात करो, पीपल का पेड़ 2500 साल तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब लाइफ स्पैन में बहुत वैरायटी है। लाइफ स्पैन कुछ घंटों से लेकर कई हजार साल तक भी हो सकता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कुछ घंटों से लेकर कई हजार साल तक हो सकता है। तो देखो लाइफ स्पैन में कितनी वैरायटी है। और दूसरी बात बेटा कि लाइफ स्पैन को हम किसी ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेट नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा, और ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लाइफ स्पैन कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। माने आप लाइफ स्पैन को
किसी ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेट नहीं कर सकते हो और ना ही इस बात से रिलेट कर सकते हो कि वो कितना जटिल है, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। अब सोचो, ह्यूमन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस धरती पर कौन होगा? हम तो सबसे सुपीरियर स्पीशी हैं, हम जितना कॉम्प्लेक्स तो कोई भी नहीं है। पर देखो, हमारा लाइफ स्पैन मात्र 75 साल होता है। वहीं एक पीपल के पेड़ का लाइफ स्पैन 2500 साल हो सकता है, और एक पीपल का पेड़ ऑब्वियसली ह्यूमन से तो कम कॉम्प्लेक्स है। यानी कि आप ध्यान रखना है बेटा कि हम लाइफ स्पैन को ऑर्गेनिज्म के साइज से नहीं जोड़ सकते, और ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है नहीं जोड़ सकते। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा, या ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये लाइनें डायरेक्ट आ जाती हैं बेटा। आ जाओ देखते हैं। तो ये देखो क्या बात चल रही है। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेरीज ग्रेटली। बहुत ज्यादा वैरायटी होती है लाइफ स्पैन में। जैसे बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? 24 आवर्स, 24 घंटे हो सकता है। वहीं अगर आप ड्रोसोफिला की बात करो, जिसको मैं फ्रूट फ्लाई कह रही हूं, उसका लाइफ स्पैन मैंने कितना बताया? 2 हफ्ते, 14 दिन। ह्यूमंस का लाइफ स्पैन लगभग कितना होता है? 70 साल। और पीपल का पेड़ लगभग कितने हजार साल जी सकता है? 2500 साल। यानी कि लाइफ स्पैन जो है कैन वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू सेवरल ईयर्स। कुछ घंटों से लेके कई हजार सालों तक लाइफ स्पैन हो सकता है। ओके, चलिए फिर बेटा, लाइफ स्पैन कैन नॉट बी कोरिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। राइट, आप उसको साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ नहीं जोड़ सकते हो। जैसे देखो, रोज प्लांट 5 से 7 साल की उसका एज होता है। एक गुलाब के पेड़ का एज 5 से 7 साल होता है। वहीं एक चावल के पेड़ का जो एज होता है, जो लाइफ स्पैन होता है, वो मात्र 4 से 5 महीने होता है, क्योंकि राइस एक एनुअल प्लांट होता है। चावल की फसल आप जानते हो 4 से 5 महीने में ही सब कुछ हो जाता है। उसको बो देते हैं, उस पे फूल भी आ जाता है, दाना भी आ जाता है, और फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो एक चावल का पेड़ जो 4 से 5 महीने केवल जीता है, वहीं एक गुलाब का पेड़ 5 से 7 साल जी सकता है। राइट, एलिफेंट, सोचो, एलिफेंट जिसका साइज इतना बड़ा होता है, उसका लाइफ स्पैन 60 से 90 साल का होता है। एक हाथी का लाइफ स्पैन 60 से 90 साल होता है। वहीं एक तोता, सोचो साइज किसका बड़ा है, तोते का या एलिफेंट का? ऑब्वियसली एलिफेंट का। तो तोता एलिफेंट से छोटा है, इतना छोटे सा है साइज में, बट उसका लाइफ स्पैन देखो 140 साल। राइट, एक कौवा, सोचो तोते और कौवे का साइज लगभग एक जैसा सा होता है। तोते और कौवे का साइज लगभग एक जैसा सा होता है, लेकिन फिर भी उनके लाइफ स्पैन में देखो कितना डिफरेंस है। एक कौवा लगभग 15 साल जीता है, वहीं एक तोता 140 साल जीता है। तो यहां से इस स्लाइड से हमें क्या समझ में आया कि आप लाइफ स्पैन का आइडिया नहीं लगा सकते हो, ना तो ऑर्गेनिज्म के साइज से और ना ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से। ओके, चलो बेटा, तो ये हुई हमारी लाइफ स्पैन की कहानी। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है? देखो बेटा, जो कोई इस धरती पर आया है वो जाएगा भी। यानी कि इस धरती पर आने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म मॉर्टल है। मॉर्टल मतलब नश्वर है, मर जाएगा एक दिन। लेकिन जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, डायएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, अमीबा, पैरामीशियम, इनको हम कहते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल मतलब इनका नाश नहीं किया जा सकता, ये मरते नहीं हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? आ जाओ जानते हैं। So, most of the organisms on earth are mortal. अधिकतर ऑर्गेनिज्म धरती पर कैसे होते हैं बेटा? मॉर्टल होते हैं, नश्वर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम इमॉर्टल मानते हैं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड एज इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब
हम मानते हैं कि वो कभी मरते ही नहीं है सही मायनों में, तो हम उन्हें इमॉर्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हो अच्छे से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल, बैक्टीरिया हो गया आपका, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे आपके यूनिवर्सल कह रही हूं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनमें होता क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन होता है। हम सारे अच्छे से जानते हैं कि जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन तरीका क्या है रिप्रोड्यूस करने का? बाइनरी फिजन। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो देख बेटा, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का प्राणी। अब क्या होगा, इसमें बाइनरी फिजन हुआ तो इसने अपने जैसे दो बना लिए, और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपस में भी बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये पेरेंट सेल जैसे हैं, बिल्कुल डिट्टो, कार्बन कॉपी। दीज आर क्लोन्स, राइट? दीज आर क्लोन्स टू द पेरेंट। क्लोन्स कौन होते हैं बेटा? क्लोन्स ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली सिमिलर मतलब ये जो दोनों सेल्स होंगे बेटा, ये जो दोनों इंडिविजुअल्स होंगे, ये आपस में एक दूसरे की भी कार्बन कॉपी होंगे, और ये पेरेंट सेल की भी कार्बन कॉपी होंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा समझो, इसी की दो कार्बन कॉपी हमने बना दी हैं। फिर आगे फर्दर ये दोनों डिवाइड करेंगे, आगे फिर फर्दर ये दोनों डिवाइड करेंगे, तो इनसे और बन जाएंगे, और ये सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। ये सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। तो क्या सही मायनों में ये कभी मरेगा? ये बिल्कुल अपनी जैसी कार्बन कॉपी आगे छोड़ता जा रहा है। ये बिल्कुल अपने जैसा प्राणी बनाता जा रहा है, बिल्कुल अपने जैसा, जिसमें एक सुई भर का भी अंतर नहीं है। ये दोनों बिल्कुल इस जैसे हैं, सुई भर का भी अंतर नहीं है बेटा। यानी कि क्या ये कभी मर रहा है? क्या ये कभी मर रहा है? नहीं, क्योंकि ये अपने जैसा बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है। तो हम कहते हैं जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, क्योंकि वो अक्सर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी कार्बन कॉपी, अपने क्लोन्स बनाते चलते हैं। तो सही मायनों में वो कभी मर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं खत्म हो रही है। अगर मैं बिल्कुल मेरे जैसा प्राणी बना दूं, राइट, तो क्या मैं कभी मरूंगी? फिर वो जो प्राणी है वो बिल्कुल मेरे जैसा एक और प्राणी बना दे, तो क्या वो कभी मरेगा? नहीं। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि जितने भी हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं बेटा, क्लोन पे क्वेश्चन आ जाता है। यहां से क्लोन पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोन्स कौन होते हैं, तो आप बोलोगे क्लोन्स ऐसे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होते हैं और बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट। ओके, चलिए, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेटा, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड प्रोड्यूस देयर क्लोन्स। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एंड प्रोड्यूस देयर क्लोन्स, और वो अपने क्लोन्स बनाते हुए चलते हैं। प्रोड्यूस देयर क्लोन्स, दैट इज व्हाई दे नेवर डाई, क्योंकि वो अपने क्लोन बनाते जा रहे हैं, इसीलिए वो कभी मरते ही नहीं है। दैट इज व्हाई दे नेवर डाई, राइट। तो पृथ्वी पे अधिकतर प्राणी मॉर्टल हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम इमॉर्टल कहते हैं। कारण आपने जान लिया। चलिए, अब चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे मुद्दे पर, जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन हम सब जानते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे अर्थ पर हर एक स्पीशी ये चाहती है कि वो अपने सर्वाइवल को कंटिन्यूड रखे, कि वो पृथ्वी से गायब ना हो जाए, वो अपने जैसे प्राणी पृथ्वी पर बनाती जाए, छोड़ती जाए। ऐसे सॉरी बेटा,
ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट? सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस reproduction is a biological process by which an organism produces offsprings, by which an organism produces offsprings of its own kind, जिससे एक ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करता है, बच्चे बनाता है, ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे। अपने जैसे कहने का मतलब है कि भाई हाथी का बच्चे को ही जन्म देगा ना, है ना? इंसान का बच्चा इंसान के बच्चे को ही जन्म देगा, ऐसा तो नहीं कि हाथी का बच्चा इंसान का बच्चा पैदा कर रहा है। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करता है टू एंश्योर इट्स सर्वाइवल, पृथ्वी पर अपने सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए कि उसकी जो स्पीशी है वो पृथ्वी पर चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। अब हम जानते हैं बेटा कि रिप्रोडक्शन दो तरह का हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कहने को ये बच्चों वाली बातें हैं, 9वीं क्लास में ये सब हम पढ़ते थे कि डिफरेंशिएट करो बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आ जाओ, वो क्या है डिस्कस करते हैं बेटा। हाँ जी, ये तो हम कहीं ना कहीं जानते हैं बेटा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे डिटेल में और फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचपन से पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट लगता है, दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, तो वो यूनिपेरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन नहीं आता, बदलाव नहीं होता, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, है ना? अब सवाल मैं आपसे एक पूछती हूं, मन में जवाब देना कि बेटा क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बने? हम क्या कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट नहीं बनते। हम ये बचपन से पढ़ते आए ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स नहीं बनते और उनका फ्यूजन नहीं होता। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो जो मैं अब बोलूंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते, लेकिन एक चीज जो तय है वो है गैमीट्स का फ्यूजन। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं और इसे हम सही मायनों में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गैमीट का फ्यूज होना। जब गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, इसे हम सही मायनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। केवल गैमीट्स का बन जाना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गारंटी नहीं देता है बेटा। जब तक फ्यूजन नहीं होगा गैमीट का और जाइगोट नहीं बनेगा, आप उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मानोगे। तो ये ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते, पर एक चीज जो तय है, जो बिल्कुल भी नहीं होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो है फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी गैमीट्स फ्यूज नहीं करेंगे और जाइगोट नहीं बनाएंगे। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैम गैमीट तो नहीं बनते। अब हम बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल ले तो गैमीट कहां बनते हैं? अगर हम एग्जाम्पल ले स्पोर बनने का तो गैमीट कहां बनते हैं? हाँ बेटा, अक्सर नहीं बनते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट्स अक्सर नहीं बनते, पर कभी कभी बन भी जाते हैं और वही डायरेक्ट एम्ब्रियो भी बना लेते हैं। इसकी डिटेल मैं आपको कहां पढ़ाऊंगी? इसकी डिटेल में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में चैप्टर के एंड में एक टॉपिक आएगा एपोमिक्सिस, वहां पढ़ाऊंगी। वहां मैं आपको बताऊंगी एक तरह का एपोमिक्सिस ऐसा भी होता है जहां पे डायरेक्ट फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बना लेता है, तो वहां तो गैमीट बन रहा है। तो अधिकतर केसेस में 99% केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट नहीं बनता, बट कभी कभी बन भी सकता है। लेकिन एक चीज है जो तय है, जो हर हाल में एब्सेंट होगी, और वो है फ्यूजन। राइट? तो आ जाओ देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है,
उसमें केवल एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट मे और मे नॉट बी फॉर्म्ड, गैमीट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। फ्यूजन ऑफ गैमीट इज एब्सेंट। फ्यूजन ऑफ गैमीट के लिए हम एक शब्द का और इस्तेमाल करते हैं, सिनगैमी। तो एक चीज जो पक्का पक्का एब्सेंट होगी वो क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, गैमीट्स का फ्यूजन, जिसे हम और क्या कहते हैं, सिनगैमी। जाइगोट कभी नहीं बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, राइट। फ्यूजन ये फास्ट होगा, तेजी से होगा, इसमें कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं होगी, बदलाव नहीं होता, सिंपल होता है। और जो बच्चे पैदा होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के क्लोन्स होते हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, राइट। तो ये हो गई बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, ध्यान से सुनना, ये दो तरीकों से हो सकता है, ध्यान से सुनना। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सुना है ना सबने शब्द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो बच्चे कहते हैं मैम एक ही तो बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लो चाहे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह लो, एक ही तो बात है। हाँ एक ही बात है, लेकिन अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा दो तरीकों से हो सकता है। पहला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए, और वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। जैसे हम अभी पढ़ेंगे, फंजाई में कोनिडिया बनता है, एल्गी में ज़ूस्पोर्स बनते हैं। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की मदद से किया जा रहा है, जिन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं, तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पोर्युलेशन कहते हैं, स्पोर्युलेशन। लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, बल्कि बॉडी के ही किसी हिस्से को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फर्क समझो। अगर आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया जैसे स्पोर्स, तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पोर्युलेशन कहते हैं। लेकिन अगर आपने कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया और बॉडी का ही कोई हिस्सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह बिहेव कर रहा है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। जैसे पेड़ों में स्टेम से भी हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पत्ती की मदद से हो जाता है, रूट की मदद से हो जाता है। तो यहां पे कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि बॉडी का ही कोई हिस्सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आ जाओ देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से हो सकता है। तो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से हो सकता है। पहला, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स, कुछ स्पेशलाइज्ड हिस्से बनाकर, जिन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर के नाम से जानते हैं, और इस मेथड को हम कहते हैं स्पोर्युलेशन। और दूसरा, बाय फॉर्मेशन ऑफ अनस्पेशलाइज्ड पार्ट। अनस्पेशलाइज्ड मतलब वो बॉडी का ही कोई हिस्सा है, वो कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं है। तो अगर किसी अनस्पेशलाइज्ड पार्ट से, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहते हैं, हो रहा है, तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। हियर एनी बॉडी पार्ट कैन एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। कोई भी बॉडी का हिस्सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह बिहेव कर सकता है, राइट। चलिए, तो ये दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हो गए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता, और स्पोर्युलेशन भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, जहां एसेक्सुअल स्पोर बनाए जाते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं बेटा, लेट्स डिस्कस स्पोर्युलेशन नाउ। स्पोर्युलेशन को डिस्कस करते हैं। मैंने क्या बोला अभी बेटा, सुनो ध्यान से जो अब बात बोलूंगी, कि जो स्पोर्स होते हैं बेटा, स्पोर्स भी दो तरह के हो सकते हैं।
सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स। ध्यान से सुनो और समझो, स्पोर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ऑब्वियस सी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो एसेक्सुअल स्पोर्स ही बनेंगे। तो फिर ये सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं? बेटा सेक्सुअल स्पोर जो है जाइगोट होता है। जाइगोट इज अ सेक्सुअल स्पोर, जो कि किसका प्रोडक्ट होता है? जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, राइट? तो एसेक्सुअल स्पोर अलग बात होती है और सेक्सुअल स्पोर अलग बात होती है। तो यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हम केवल बात करेंगे एसेक्सुअल स्पोर की, राइट? तो ध्यान रखना है, स्पोर भी दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एसेक्सुअल स्पोर बनेगा, सेक्सुअल स्पोर नहीं, राइट? चलिए, तो स्पोर्युलेशन का मतलब हमने क्या बताया? फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। और यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, कि ये जो एसेक्सुअल स्पोर का बनना है, ये भी आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे डायटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, फंजाई, एल्गी, इन्हीं में देखने को मिलते हैं। जो हायर प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते हैं, वहां वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ध्यान रखोगे? तो जो मैं एसेक्सुअल स्पोर की बात कर रही हूं, ये मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स में कर रही हूं, जैसे आपका बैक्टीरिया, जैसे डायटम्स, जैसे फंजाई, जैसे एल्गी। और जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनकी जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड होती है। जैसे हम हैं ह्यूमंस, हमारी मेन बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। हमारे बॉडी का हर एक सेल कैसा है? 2n, डिप्लॉइड। हमारे बॉडी के हर एक सेल में दो दो सेट क्रोमोसोम है, राइट? 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, वो हैप्लॉइड होते हैं। जैसे फंजाई हैप्लॉइड होता है, एल्गी हैप्लॉइड होता है, डायटम्स, डाइनोफ्लैजलेट्स मोस्टली हैप्लॉइड होते हैं। तो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैंने क्या बोली? एसेक्सुअल स्पोर आपको अक्सर लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे, और लोअर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मेनली हैप्लॉइड है। तो बेटा एसेक्सुअल स्पोर बनते कैसे हैं? एसेक्सुअल स्पोर मेन बॉडी के ऊपर माइटोसिस से बनते हैं। ध्यान रखना, माइटोसिस से। इसीलिए एसेक्सुअल स्पोर भी अक्सर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। आप जानते हो ना, डिवीजन दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस दुनिया के हर एक सेल में हो सकता है, लेकिन मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होता है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी मेन बॉडी हैप्लॉइड है, उस मेन बॉडी के ऊपर आपको एसेक्सुअल स्पोर को बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? माइटोसिस से। और माइटोसिस से जो मेन बॉडी है, सपोज ये फंजाई की बॉडी है, राइट? ये फंजाई की बॉडी है और ये कैसी है? हैप्लॉइड है। इस बॉडी में खूब सारे सेल्स हैं, है ना? उन्हीं में से कुछ सेल्स क्या कर रहे हैं? उन्हीं में से कुछ सेल्स में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस होकर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। तो बेटा मेरे, ये मेन बॉडी है जो कि हैप्लॉइड है, जिसमें खूब सारे सेल्स हैं। इन्हीं सेल्स में से कुछ सेल्स में माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं। और ये एसेक्सुअल स्पोर क्योंकि मेन बॉडी के ऊपर माइटोसिस से बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये क्लोन्स होंगे। जैसा ये बॉडी के सारे सेल हैं, बिल्कुल वैसा ही ये सेल होंगे। जो एसेक्सुअल स्पोर होंगे वो बिल्कुल मेन बॉडी के सेल्स जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो माइटोसिस से बने हैं। बदलाव किससे आता है? मियोसिस से, माइटोसिस से नहीं, है ना?
तो इस मेन बॉडी के ऊपर, हैप्लॉइड बॉडी के ऊपर माइटोसिस से जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनते हैं उन्हें हम एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं। और जब ये एसेक्सुअल स्पोर जर्मिनेट करता है तो बिल्कुल वैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है जैसा ये था, क्योंकि एसेक्सुअल स्पोर मेयोसिस से नहीं माइटोसिस से बना है, तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ये ऑर्गेनिज्म था। फिर ये एसेक्सुअल स्पोर जमीन पर गिरते हैं, जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके बिल्कुल ऐसा ही प्राणी बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऑर्गेनिज्म बिल्कुल पेरेंट का क्लोन होगा। राइट, चलिए तो हमने क्या क्या बातें जानी बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में, आ जाओ देखते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हमने जाना कि सबसे पहले तो मोस्टली दे आर फॉर्म्ड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, मोस्टली फॉर्म्ड इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। ये अधिकतर आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे, लाइक एल्गी एंड फंजाई। दूसरी चीज, ये हमेशा किससे बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। दे आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। एसेक्सुअल स्पोर कभी भी मेयोसिस से नहीं बनेगा बेटा, हमेशा माइटोसिस से बनेगा। यानी कि ये क्या होंगे, ये माइटोस्पोर्स होंगे। जितने भी एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, माइटोस्पोर्स। माइटोस्पोर्स मतलब प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। And these asexual spores are genetically similar to the main body, are genetically similar to the organism। जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये बने हैं ये बिल्कुल जेनेटिकली उसके जैसे सिमिलर होंगे, राइट, बिल्कुल वैसे ही होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, राइट। और जनरली एसेक्सुअल स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहे हैं और लोअर ऑर्गेनिजम्स अक्सर हैप्लॉइड होते हैं। तो जनरली जो आपके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि वो कैसे बने हैं, वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर माइटोसिस से बने हैं। तो एसेक्सुअल स्पोर्स भी जनरली हैप्लॉइड होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई एसेक्सुअल स्पोर के बारे में। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, तो बेसिकली बेटा 3 तरह के एसेक्सुअल स्पोर्स की बात हम करते हैं। ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स जिनको दूसरे शब्दों में बोला जाता है प्लानोस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स और प्लानोस्पोर। दूसरे होते हैं बेटा स्पोरैंजियोस्पोर्स, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में कह देते हैं एप्लानोस्पोर। ये टॉपिक फिर से रिपीट होगा, ये टॉपिक फिर से कहां रिपीट होगा, एल्गी और फंजाई। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे वहां दोबारा आएगा, राइट। एंड कोनिडिया, और कोनिडिया को कई बार कोनिडियोस्पोर भी कह दिया जाता है। तो बेटा ये तीनों फेमस एग्जाम्पल हैं एसेक्सुअल स्पोर के, सेक्सुअल नहीं एसेक्सुअल स्पोर के फेमस एग्जाम्पल्स हैं। तो आ जाओ देखते हैं ज़ूस्पोर की अगर हम बात करें बेटा, तो ज़ूस्पोर के बारे में आ जाओ बात करना शुरू करते हैं। ज़ूस्पोर ऑब्वियसली हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड स्पोर है। दूसरी बात माइटोस्पोर है, दूसरी बात बेटा माइटोस्पोर है। माइटोस्पोर मतलब माइटोसिस का प्रोडक्ट है। फिर तीसरी चीज बेटा ये एक एंडोजीनस स्पोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एंडोजीनस स्पोर। एंडोजीनस का मतलब बेटा ध्यान से सुनना, एक एक्सोजीनस होता है और एक एंडोजीनस होता है। एक्सोजीनस का मतलब अगर कोई स्पोर किसी सरफेस के ऊपर बन रहा है,
अगर स्पोर सरफेस के ऊपर बन रहा है तो वो नेचर में एक्सोजीनस होता है, लेकिन अगर वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है तो वो नेचर में एंडोजीनस होता है। तो जो ज़ूस्पोर है बेटा, वो ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर बनता है, तो वो नेचर में एंडोजीनस होता है। ठीक, चलिए फिर ज़ूस्पोर में जनरली बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। फिर ज़ूस्पोर जो होता है बेटा, ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बेटा। फ्लैजिला तो जानते हो ना, ऐसा स्ट्रक्चर जो मोटिलिटी में मदद करता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और बेटा मेरे ज़ूस्पोर का जो डिस्पर्जल होता है, एक जगह से दूसरे जगह जो ज़ूस्पोर जाता है वो किसकी मदद से जाता है? बाय वाटर, वाटर की मदद से। क्योंकि ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रही हूं, ज़ूस्पोर आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है जो पानी में रहते हैं। ध्यान रखना इस बात को, ज़ूस्पोर ऐसे ऑर्गेनिज्म में बनेगा जो पानी में रहते हैं। इसीलिए अगर ज़ूस्पोर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो पानी की मदद से जाता है, और इसीलिए ज़ूस्पोर को फ्लैजिला की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना, जो प्राणी पृथ्वी पर, धरती पर रहते हैं उनमें ज़ूस्पोर नहीं बनता, जो पानी में रहते हैं उनमें ज़ूस्पोर बनता है, जैसे एल्गी। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, मेरे साथ साथ याद करो। ये एक हैप्लॉइड स्पोर होता है, ये माइटोसिस का प्रोडक्ट होता है, ये एंडोजीनस होता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, ये मोटाइल होता है, इसके पास फ्लैजिला होता है, इसके पास जनरली सेल वॉल नहीं होती है, और ये पानी की मदद से इधर उधर जाता है। क्योंकि ये ऐसे ही प्राणी में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ऐसे ही प्राणी में देखने को मिलता है जो पानी में रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स की। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बेटा हैप्लॉइड होंगे, ये भी किसके प्रोडक्ट होंगे? माइटोसिस का प्रोडक्ट होगा, तो माइटोस्पोर होगा, राइट। तो ये भी माइटोसिस का प्रोडक्ट होगा। चलिए फिर इसके बाद ये भी नेचर में कैसा होता है बेटा? ये भी नेचर में एंडोजीनस होता है, माने स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। इसमें सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल कैसी होती है? पतली होती है, थिन होती है। सेल वॉल होती है लेकिन कैसी होती है? पतली होती है। और बेटा ये जो स्पोर होता है ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल माने इसके पास फ्लैजिला नहीं होता, तो फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट। फिर बेटा जी ये इसका जो डिस्पर्जल होता है, डिस्पर्जल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो जाएगा, ये हवा की मदद से जाता है, बाय एयर। तो बेटा ये कहां देखने को मिलता है? स्पोरेंजियोस्पोर आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा जो अर्थ पर, जो जमीन पर रहते हैं, पानी में नहीं। अभी एग्जांपल्स में बताऊंगी, अभी तो मैं केवल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूं। चलिए फिर बात करते हैं कोनिडिया की। बेटा कोनिडिया भी कैसा एसेक्सुअल स्पोर है? हैप्लॉइड है। ये भी माइटोस्पोर है, ये भी मियोसिस का नहीं, माइटोसिस का प्रोडक्ट होगा। लेकिन बेटा आप देखना, मैं यहां हाईलाइट करके एक चीज लिखने वाली हूं, ये एक्सोजीनस होता है नेचर में। कैसा है ये? एक्सोजीनस। ये दोनों देखो कैसे हैं? एंडोजीनस, किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं, पर ये मैंने कैसा बनाया? एक्सोजीनस। ये किसी स्ट्रक्चर के सरफेस पर बनेगा। अभी बताती हूं कैसे। तो ये नेचर में एक्सोजीनस है, इसके पास सेल वॉल होती है और वो मोटी होती है, थिक सेल वॉल होती है। ये भी नेचर में बेटा नॉन मोटाइल होता है, यानी कि इसमें भी फ्लैजिला एब्सेंट है, इसमें भी फ्लैजिला एब्सेंट है बेटा। और इसका भी जो डिस्पर्जल होगा, यानी कि एक जगह से जो दूसरी जगह जाएगा, वो हवा की मदद से ही जाएगा। देखो ध्यान से, तीनों में फर्क देखो। तीनों हैप्लॉइड हैं, तीनों के तीनों माइटोसिस के प्रोडक्ट हैं, माइटोसिस से बन रहे हैं, जिसमें से ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंडोजीनस है, पर कोनिडिया एक्सोजीनस है।
ज़ूस्पोर के पास सेल वॉल नहीं है, स्पोरेंजियोस्पोर के पास पतली सेल वॉल है, कोनिडिया के पास मोटी सेल वॉल है। ज़ूस्पोर के पास केवल फ्लैजिला है, केवल वही मोटाइल है, बाकी के ये दोनों नॉन मोटाइल हैं। ज़ूस्पोर ऐसे प्राणियों में बनता है जो पानी में रहते हैं, और ये दोनों ऐसे प्राणियों में देखने को मिलता है जो जमीन पर रहते हैं। इसलिए इन दोनों का डिस्पर्जल हवा की मदद से होता है और इसका डिस्पर्जल पानी की मदद से होता है। क्लियर है बेटा? और ये तीनों के तीनों एसेक्सुअल स्पोर हैं। कई बार आपको ऑप्शन में भटकाएगा और बोलेगा कि कोनिडिया इज अ सेक्सुअल स्पोर, तो आप क्या बोलोगे? भक, हमारे मैम ने बताया है ये तीनों के तीनों हैप्लॉइड हैं, कोई सा भी इनमें डिप्लॉइड नहीं है। ये तीनों के तीनों मियोसिस से नहीं माइटोसिस से बने हैं, और ये तीनों के तीनों एसेक्सुअल स्पोर हैं। ओके, चलिए अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। अब हमें डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल्स। आ जाओ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर के लिए आप बोलोगे, ये लाइन सीधी आती है बेटा, ज़ूस्पोर इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एल्गी। ज़ूस्पोर इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ एल्गी। अक्सर ज़ूस्पोर आपको एल्गी में बनता हुआ नजर आता है। एल्गी पानी में रहती है और ज़ूस्पोर अधिकतर कहां देखने को मिलता है? एल्गी में। लेकिन कुछ मुट्ठी भर फंजाई ऐसी हैं जिनमें ज़ूस्पोर बनता है। लेकिन कौन सी फंजाई? ऐसी फंजाई जो पानी में रहती हैं। ध्यान से सुनना बेटा, ऐसी फंजाई जो जमीन पर रहती हैं उनमें नहीं बनता है ये। बहुत ही कम, अधिकतर ज़ूस्पोर एल्गी में बनता है। बहुत बहुत ही कम फंजाई जो पानी में रहती हैं उनमें केवल ज़ूस्पोर देखने को मिलता है। तो ऑल्सो फाउंड इन एक्वेटिक फंजाई, also found in some aquatic fungi। जमीन पे रहने वाली नहीं, पानी में रहने वाली एल्गी में भी ये देखने को मिलता है। और वो एक्वेटिक फंजाई के एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूगो, फाइटोपथोरा, और ये कौन सी क्लास के मेंबर हैं? ये हम बेटा पढ़ेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा आपको याद हो। हमने पढ़ा था बेटा कि फंजाई को हमने कहां पढ़ा था? ये 11th क्लास में, कि फंजाई को हम टोटल 4 क्लासेस में बांटकर पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहली जो क्लास थी फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के कुछ मेंबर्स पानी में रहते हैं और उन्हीं मेंबर्स में केवल देखने को मिलता है ज़ूस्पोर। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं स्पोरेंजियोस्पोर का। स्पोरेंजियोस्पोर कहां देखने को मिलता है बेटा? इन टेरेस्ट्रियल मेंबर्स। टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं बेटा? जो जमीन पर रहते हैं। इन टेरेस्ट्रियल मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। कितनी क्लास मैंने अभी बताई आपको? टोटल 4 क्लास होती हैं फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज के वो मेंबर जो पानी में रहते हैं उनमें तो ज़ूस्पोर होता है, अदरवाइज ज़ूस्पोर अक्सर कहां देखने को मिलता है? एल्गी में। और फाइकोमाइसिटीज के वो मेंबर जो जमीन पर रहते हैं उनमें बनता है स्पोरेंजियोस्पोर। इसमें एग्जाम्पल आता है राइजोपस और म्यूकर का। ठीक है। अब नीट 2015 का एक क्वेश्चन था और उसमें 4 स्टेटमेंट में से एक गलत स्टेटमेंट थी, और वो गलत स्टेटमेंट क्या थी? उन्होंने लिखा था म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। तो क्या ये लाइन सही होगी? वो स्टेटमेंट कह रही थी म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। गलत। म्यूकर में तो ज़ूस्पोर बन ही नहीं रहे। म्यूकर तो जमीन पे रहने वाली फंजाई है, उसमें तो ज़ूस्पोर बन ही नहीं सकता, उसमें तो स्पोरेंजियोस्पोर बनता है। राइट? ऐसी फंजाई जो पानी में रहती है केवल उसमें। तो 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत थी, और वो गलत स्टेटमेंट क्या थी? म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। पर म्यूकर में तो ज़ूस्पोर होते ही नहीं है, उसमें तो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं।
चलिए फिर चलते हैं कोनिडिया। कोनिडिया का एग्जाम्पल आता है बेटा, ये देखने को मिलता है, ये कॉमन स्टेटमेंट है, कोनिडिया इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। इट इज द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। अगर आपसे कोई पूछे एल्गी का सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, तो आप बोलोगे ज़ूस्पोर। और अगर आपसे कोई पूछे फंजाई का सबसे कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा है, तो आप बोलोगे कोनिडिया। क्योंकि ये कहां देखने को मिलता है? एस्कोमाइसिटीज के सारे मेंबर्स में। एस्कोमाइसिटीज के फेमस मेंबर्स कौन है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ये कुछ फेमस मेंबर्स हैं जो हम डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, राइट। इनमें बनता है कोनिडिया। और ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर्स में, ड्यूटेरोमाइसिटीज के फेमस मेंबर्स हैं बेटा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा ऑल्टरनेरिया, ये कुछ फेमस मेंबर्स हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के, राइट। तो फंजाई में सबसे कॉमनली कौन सा एसेक्सुअल स्पोर बनता है? कोनिडिया। एल्गी में ज़ूस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर कहां देखने को मिल रहा है? फाइकोमाइसिटीज के जमीन पे रहने वाले मेंबर्स में, और फाइकोमाइसिटीज के पानी में रहने वाले मेंबर्स में ज़ूस्पोर। अब आप बोलोगे मैम बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में तो आपने कोई जिक्र ही नहीं करा। बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होते हैं बेटा। ये चाहे तो आप नोट बना के कहीं लिख सकते हो, इन बेसिडियोमाइसिटीज एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट। फंजाई की 4 क्लास बताई ना मैंने आपको, तो बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स बनते ही नहीं है, वहां पर फ्रैगमेंटेशन हो जाता है, एब्सेंट। तो यानी कि फंजाई में 4 में से 3 ही क्लास में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, जिसमें से ड्यूट्रो और एस्को में कोनिडिया बनता है, और फाइकोमाइसिटीज में जमीन पर रहने वालों में, फाइको में जमीन पर रहने वालों में स्पोरेंजियोस्पोर, पानी पर रहने वालों में ज़ूस्पोर। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं जो बेटा डायरेक्ट आ जाते हैं। ओके, तो देखो बेटा एनसीईआरटी में ये डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये जो है ये ज़ूस्पोर्स हैं बेटा, दीज आर द ज़ूस्पोर्स। और आप देख पा रहे हो इनके पास फ्लैजिला है, ये मोटाइल है, ज़ूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ये किसके ज़ूस्पोर्स हैं बेटा? ये क्लेमाइडोमोनास के ज़ूस्पोर्स हैं। और क्लेमाइडोमोनास हम जानते हैं एक यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है। तो तभी तो हमने बोला कि एल्गी में सबसे कॉमनली कौन सा एसेक्सुअल स्पोर बनता है? ज़ूस्पोर। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोनिडिया है बेटा। और देखो आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं कोनिडिया? स्ट्रक्चर के, देखो ये तो स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे थे, इसीलिए ज़ूस्पोर कैसे थे? एंडोजीनस। पर ये देखो कोनिडिया, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं स्टेरिगमेटा, इसे स्टेरिगमेटा कहते हैं बेटा। तो देखो स्टेरिगमेटा के ऊपर बन रहे हैं कोनिडिया, अंदर नहीं बन रहे, इसीलिए कोनिडिया एक्सोजीनस होते हैं। और ये किसका माइसीलियम है? दिस इज माइसीलियम ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो फंजाई है उसका डायग्राम ये दिखा रखा है, और उसमें आपको यहां पे साफ साफ कोनिडिया दिख रहे हैं। तो ये एक तरीका हमने देख लिया, किसका? ये एक तरीका हमने देख लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है एसेक्सुअल स्पोर का बनाना, जिसे हम स्पोर्युलेशन कहते हैं। और अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा तरीका। तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं विद वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर ये ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ जहां पर कोई स्पेशलाइज्ड पार्ट नहीं बनेगा एसेक्सुअल स्पोर की तरह, बट बॉडी का ही कोई पार्ट हेल्प करेगा टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, राइट। तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एनी बॉडी पार्ट कैन एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल। एनी बॉडी पार्ट कैन एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपग्यूल।
कैन एक्ट एज वेजिटेटिव प्रोपेगेबल, राइट। चलिए, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बेटा एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम बहुत तरीके पढ़ते हैं। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपका बाइनरी फिजन आ जाता है ना। बाइनरी फिजन में जो मेन सेल होता है वही डिवाइड करके नया सेल देता है। आपको पता है बाइनरी फिजन आपको केवल किस में देखने को मिलता है? ओनली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बेटा बाइनरी फिजन से डिवीजन होता है, जो कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही तरीका है। चलिए, फिर इसके बाद बडिंग भी एक तरीका है ना। बडिंग हम जानते हैं, बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट होता है उससे एक बड निकल आती है, और बड अल्टीमेटली पेरेंट पार्ट से अलग होती है एंड इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। बडिंग हमें ईस्ट में देखने को मिलती है, हाइड्रा में देखने को मिलती है। ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके हैं। फिर आपका इसमें फ्रैगमेंटेशन आ जाता है ना। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है बेटा? फ्रैगमेंटेशन में जो प्लांट बॉडी होती है उसका कोई भी एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है, और वो जो अलग हिस्सा है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। फ्रैगमेंटेशन आपको एल्गी में देखने को मिलता है, फिलामेंटस एल्गी में, जैसे स्पाइरोगायरा, जैसे यूलोथ्रिक्स। ये आपको मॉसस में भी देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट्स में, फंजाई में भी देखने को मिलता है। तो फ्रैगमेंटेशन आपको कुछ एल्गी में देखने को मिलता है, जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया बेटा, यूलोथ्रिक्स हो गया। फिर आपका कुछ फंजाई में भी देखने को मिलता है, जैसे राइजोपस। फिर ये बेटा आपको देखने को मिलता है मॉसेस में भी। मॉसेस का जो प्रोटोनीमा होता है, प्रोटोनीमा क्या होता है बेटा? ये उनकी लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है, जिसको हम डिटेल में प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो ये सारे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। बाइनरी फिजन, जो कि आपको केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, जैसे डायटम्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। बडिंग ईस्ट और हाइड्रा में अक्सर देखने को मिलती है, और फ्रैगमेंटेशन एल्गी, फंजाई, मॉसेस में देखने को मिलती है, राइट। फिर अगर हम हायर प्लांट्स पर चले बेटा, तो हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में प्लांट के ही कुछ हिस्से हेल्प करते हैं। हम जानते हैं बेटा कि प्लांट्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। प्लांट्स का हर एक सेल टोटीपोटेंट होता है, मतलब प्लांट की बॉडी के हर एक सेल में एक क्षमता होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है, और यही फायदा उठाते हुए प्लांट का हर एक हिस्सा एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स में स्टेम मदद करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, कुछ प्लांट्स में लीफ मदद करती है, कुछ में रूट मदद करती है। तो आ जाओ देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन कि अगर हम बात करें प्लांट्स में, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं बेटा, तो प्लांट्स में एवरी सेल इज टोटीपोटेंट। अब हमारे तो नहीं हो सकता ना ऐसा, हमारे केस में, एनिमल के केस में, कि मेरी नाक की सेल से एक नया अर्चना बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी का हर एक सेल टोटीपोटेंट नहीं होता है, लेकिन प्लांट का हर एक सेल टोटीपोटेंट होता है। एवरी सेल, एवरी प्लांट सेल इज टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब बेटा that it has the capacity to give rise to a new plant, has the capacity to give rise to a new plant। एक नए प्लांट को जन्म देने की कैपेसिटी होती है प्लांट्स में, प्लांट के हर एक सेल में, और इसी का फायदा हम उठाते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। प्लांट का कोई भी हिस्सा, चाहे वो स्टेम का हिस्सा हो, नोड का, इंटरनोड का, लीफ का, रूट का, एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बेटा दो तरीके से हो सकता है। आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और नेचुरल तरीके भी होते हैं। नेचुरल तरीके में जैसे स्टेम हो गया, रूट, लीफ, बल्बिल्स, ये नेचुरली प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं। और आर्टिफिशियल तरीके जैसे कटिंग, बहुत सारे प्लांट्स को हम कटिंग से उगा देते हैं, जैसे गुलाब का पेड़, गुलाब के पेड़ को हम स्टेम कटिंग से उगा लेते हैं, है ना। तो बहुत सारे प्लांट्स में
कटिंग से हम ये काम कर लेते हैं, उसकी पत्ती की कटिंग से, स्टेम की कटिंग से या रूट की कटिंग से। फिर लेयरिंग भी एक तरीका होता है, आर्टिफिशियल तरीका वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, ये मैं क्यों नहीं डिटेल में बता रही हूं, क्योंकि ये सिलेबस में अब नहीं है, बस ऐसे मेरा मन किया तो मैं बता रही हूं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर्टिफिशियली नेचुरली दोनों तरीके से हो सकता है। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाली ब्रांच होती है उस पर हल्का सा कट लगा के जमीन में दबा देते हैं, तो जहां पे हमने कट लगाया होता है वहां से रूट निकल आती है और एक नया प्लांट बन जाता है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग में हम, ग्राफ्टिंग पहली बात तो केवल डाइकॉट्स में हो सकती है, मोनोकॉट्स में नहीं, क्योंकि ग्राफ्टिंग के दौरान जो कैम्बियम होता है उसका सुपर इंपोज होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, एक हम स्टॉक लेते हैं, एक हम स्कायॉन लेते हैं, मतलब दो पेड़ लेते हैं अलग अलग वैरायटी के। एक पेड़ का हम केवल रूट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक, और जिसका हमें शूट सिस्टम इस्तेमाल करना है उसे हम कहते हैं स्कायॉन। सपोज आम की दो वैरायटियां, दशहरा और लंगड़ा, तो लंगड़े वैरायटी का मैंने केवल रूट सिस्टम यूज किया और जो दशहरी वैरायटी है उसका मैंने शूट सिस्टम यूज किया। तो स्टॉक नीचे वाला होता है जिसका हम रूट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, स्कायॉन ऊपर वाला होता है। तो स्टॉक के ऊपर जब हम स्कायॉन को रखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन दोनों का कैम्बियम सुपर इंपोज होना चाहिए। कैम्बियम क्या होता है आप जानते हो, कैम्बियम स्पेशल तरीके मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो ऐसे गोलाई में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। इसकी डिटेल हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। और माइक्रो प्रोपगेशन जिसे हम टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं, टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, हम एक मीडियम तैयार करते हैं जिसमें हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, और उस मीडियम में हम प्लांट का कोई भी हिस्सा रख देते हैं, चाहे वो पत्ती का हिस्सा हो, स्टेम का, रूट का, लीफ का, और उससे टेस्ट ट्यूब में एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये सारे आर्टिफिशियल तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के, जो सिलेबस से, अब सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी इनका जिक्र नहीं हुआ है। ये नेचुरल तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के। अब यहां पे कैसा क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसकी पूरी डिटेल हम कहां पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी चैप्टर में। मॉर्फोलॉजी में पूरा हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह स्टेम, लीफ और हेल्प करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, लेकिन अभी हमें एग्जाम्पल याद करने हैं। तो आ जाओ, पहले हम उठा लेते हैं स्टेम का एग्जाम्पल। स्टेम बेटा क्या होता है, कई बार कि स्टेम जमीन के नीचे चली जाती है, कई पेड़ों में स्टेम जमीन के नीचे चली जाती है जिसे हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, और वो अंडरग्राउंड स्टेम का एक मेन पर्पस होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करना। तो कुछ ऐसे पेड़ जहां पर स्टेम जमीन के नीचे चला गया है, जिनके पास अंडरग्राउंड स्टेम है, वो अंडरग्राउंड स्टेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है। तो इसमें एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आ जाओ देखते हैं। राइजोम, राइजोम एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है, बल्ब एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है, कॉर्म एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है, और ट्यूबर भी एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये चारों नाम टाइप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है। राइजोम हमें कहां देखने को मिलता है, बनाना में, जिंजर में, टर्मरिक में। जो हल्दी हम खाते हैं, जो अदरक हम खाते हैं, वो अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है। और अंडरग्राउंड स्टेम के पास बेटा सारे हिस्से होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के पास नोड भी होती है, इंटरनोड भी होती है, बड्स भी होती हैं और स्केल लीव्स भी होती हैं, सब कुछ प्रेजेंट होता है। बल्ब, अनियन, प्याज, लहसुन, लिली, जो लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें बल्ब देखने को मिलता है जो कि एक अंडरग्राउंड स्टेम है। कॉर्म, कॉर्म भी एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है जो कोलोकेशिया में देखने को मिलता है। कोलोकेशिया आपने कॉमनली देखा होगा, कोलोकेशिया को अरवी कहते हैं। ये सारी डिटेल बेटा हम कहां पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, डायग्राम के साथ, सुंदर सुंदर डायग्राम के साथ हम जानेंगे राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर क्या होता है, इसकी डिटेल पूरी मॉर्फोलॉजी में है। यहां से डिटेल पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, यहां पे केवल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। इनकी डिटेल कहां आती है, मॉर्फोलॉजी में। तो ये मत सोचना मैम ने तो जल्दी से बताकर छोड़ दिया, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे, मैम इसको डिटेल में कहां बताएंगी, मॉर्फोलॉजी में बताएंगी। ट्यूबर भी एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है जिसका एग्जाम्पल आता है पोटैटो। तो बेटा ये सीधा मैच द कॉलम में आपको इस चैप्टर से क्या मिलेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन कि अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम कहां कहां है, बनाना, जिंजर, टर्मरिक। अंडरग्राउंड स्टेम कॉर्म कहां कहां है, कोलोकेशिया जिसे हम वो कहते हैं, अरवी कहते हैं, क्रोकस, सैफरन, केसर, कॉल्सीचीकम, अमोर्फोफेलस। अमोर्फोफेलस का कॉमन नाम क्या होता है,
अमॉर्फोफेलस का कॉमन नाम होता है जमीकंद। प्याज, लहसुन, इसमें जो प्याज में आप नीचे छोटा सा व्हाइट व्हाइट सा पोर्शन देखते हो वो उसका अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो में आप क्या खाते हो? उसका अंडरग्राउंड स्टेम खाते हो, राइट? पोटैटो से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, वो मैं अभी बताती हूं। फिर आता है बेटा सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम क्या होता है कि जो सबसे नीचे वाली लेटरल ब्रांच होती है, सब एरियल स्टेम्स जो हैं वो आपको छोटी हाइट के प्लांट में देखने को मिलती है बेटा, छोटी हाइट के जो नजदीक होते हैं जमीन के। तो छोटी हाइट के प्लांट जो जमीन के नजदीक होते हैं उनमें से लेटरल ब्रांच निकल आती है, ऐसे इस तरह से लेटरल ब्रांच निकल आती है। और इस लेटरल ब्रांच में जहां जहां नोड्स होती हैं बेटा, वहां वहां से रूट निकल आती है। जहां जहां नोड्स होती हैं वहां वहां से रूट निकल आती है और एक नए प्लांट को ये जन्म दे देती है। इसे हम कहते हैं सब एरियल स्टेम। तो आप देख रहे हो कि सब एरियल स्टेम ये क्या है? ये लेटरल ब्रांच थी, ये इस स्टेम की लेटरल ब्रांच थी जो जमीन के कांटेक्ट में आ गई है। और ये थोड़ी जमीन के कांटेक्ट में है और थोड़ी हवा के कांटेक्ट में है, इसीलिए इसको हम सब एरियल स्टेम कहते हैं। और जहां जहां पर इस पर नोड्स होती हैं वहां वहां पर क्या आ जाते हैं? रूट्स आ जाती है और एक नया प्लांट को जन्म देता है। तो सब एरियल स्टेम के चार मेन एग्जाम्पल बनते हैं, ऑफसेट, सकर, रनर, स्टोलन। ये चारों सब एरियल स्टेम हैं। ऑफसेट आपको कहां देखने को मिलता है? ऑफसेट आपको देखने को मिलता है बेटा एक्वेटिक प्लांट्स में। पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्पेशल तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ सब एरियल स्टेम, जिसे हम ऑफसेट कहते हैं। और इसका फेमस एग्जाम्पल है आइकॉर्निया और पिस्टिया। आइकॉर्निया में और पिस्टिया में ये दोनों पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जिनमें ऑफसेट के माध्यम से वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ और भी बताना है। आइकॉर्निया के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं। आइकॉर्निया को हम भारत में इसलिए लेकर आए थे क्योंकि उसका फूल बहुत सुंदर था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो हमारे गले की हड्डी बन जाएगा। आज की तारीख में आइकॉर्निया, जिसे हम वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जानते हैं, वो एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है। बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है, माने अनवांटेड प्लांट। ये रुके हुए पानी में पाई जाती है हमेशा, ध्यान रखना बेटा। आइकॉर्निया कभी भी चलते हुए पानी में नहीं पाया जाता, रुके हुए फ्रेश पानी में, मरीन वाटर में नहीं, सी वाटर में नहीं, फ्रेश वाटर में, वो भी कैसे? रुके हुए फ्रेश वाटर में। और ये इतनी तेजी से ग्रो करता है, किसके माध्यम से ग्रो करता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के माध्यम से। और वो कौन सा माध्यम है? ऑफसेट। तो ऑफसेट की मदद से इतनी तेजी से ग्रो करता है कि थोड़े समय में ही पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है और बाकी के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उन्हें परेशान कर देता है। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बंगाल के पानी में, बंगाल में जो गंगा बहती है, जो हिंडन कह रही हूं, जो हुगली रिवर बहती है, वहां बहुत ज्यादा आइकॉर्निया देखने को मिलता है। सकर भी एक तरह का सब एरियल स्टेम है जो आपका पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना में देखने को मिलता है। फिर रनर्स, घास इतनी तेजी से ग्रो करती है, कितना भी काटो बार बार आ जाती है, क्योंकि वो रनर की माध्यम से बहुत तेजी से ग्रो करता है। ऑक्सैलिस भी एक तरह का प्लांट है बेटा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऑक्सैलिस, स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस, ये सब रनर के माध्यम से ग्रो करते हैं। स्टोलन और रनर में क्या फर्क होता है बेटा? देखो, रनर में जो लेटरल ब्रांच है वो इस तरह से ग्रो करती चली जाती है। रनर में लेटरल ब्रांच इस तरह से ग्रो करती चली जाती है, जहां जहां नोड्स होती हैं वहां वहां से रूट निकल आती है और इस तरह से। लेकिन स्टोलन और रनर में केवल इतना फर्क होता है कि बेटा स्टोलन में जो लेटरल ब्रांच है वो रेगुलर इंटरवल पर इस तरह के आर्चेस बना लेती है। स्टोलन में जो लेटरल ब्रांच है वो रेगुलर इंटरवल पर आर्चेस फॉर्म कर लेती है। कहां देखने को मिलता है? मिंट और जैस्मिन। अभी बेटा मैंने इसके डायग्राम्स बना के नहीं बताया, आपको डिटेल नहीं बताई, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में आएगी। यहां से केवल एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको याद करना है बेटा कि अंडरग्राउंड स्टेम भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है और सब एरियल स्टेम भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है। कैसे?
राइजोम, बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर, ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपको ये सारे याद करने बेटा, इसके बाहर एग्जाम्पल नहीं आएगा। राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना। बल्ब, अनियन, गार्लिक, लिली। कॉर्म, कोलोकेशिया, क्रोकस, कॉल्सिचिकम, अमोर्फोफेलस। ट्यूबर, पोटैटो। सब एरियल स्टेम में, एक्वेटिक प्लांट्स में, पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स में ऑफसेट। देन सकर, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना। अब बनाना में दोनों होते हैं, राइजोम भी सकर भी। जो नई प्लांटलेट बनाना में बनती हैं वो सकर की मदद से बनती हैं। रनर, ऑक्सैलिस, स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस और आपका जो स्टोलन है मिंट और जैस्मिन। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं और ये सीधा आ जाते हैं। मैं आपको पोटैटो के बारे में कुछ बताना चाह रही थी बेटा कि पोटैटो में देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं आईज ऑफ पोटैटो। देयर आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, आईज ऑफ पोटैटो। तो ये जो आईज ऑफ पोटैटो है यहां पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जहां जहां पर आईज होती हैं पोटैटो की वहां वहां पर एक्सिलरी बड्स आर प्रेजेंट। तो ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है वो कि जो हम पोटैटो की आईज कह रहे हैं वो नोड्स है बेटा। पोटैटो क्या है, एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है और अंडरग्राउंड स्टेम है तो उसके पास नोड्स, इंटरनोड्स सब होगी। तो जहां जहां नोड्स होती हैं वहां वहां उसके पास एक्सिलरी बड होती हैं। तो जो पोटैटो की आईज होती हैं, जो नोड्स हैं, उनके पास एक्सिलरी बड होती हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब आलू को बहुत देर तक रखो, कई दिनों तक रखो, तो उसमें व्हाइट व्हाइट से स्प्राउटिंग होने लगती है। वो किसकी वजह से होती है, एक्सिलरी बड। सो दीज एक्सिलरी बड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है बेटा, बाकी विद डायग्राम डिटेल हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहां से सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको याद करा दिए हैं। चलिए, फिर इसके बाद बेटा पत्ती भी हेल्प करती है किसमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। कई प्लांट्स में पत्तियों के ऊपर स्पेशल बड्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे एक नया प्लांट निकल आता है, जैसे ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया। ये दोनों लीफ की मदद से वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्लांट्स की रूट्स भी हेल्प करती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जैसे डहेलिया और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो और डहेलिया में रिप्रोडक्टिव रूट्स होती हैं, माने उनकी जो रूट्स है वो हेल्प करती हैं इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर कुछ प्लांट्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेटा बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होते हैं, दीज आर फ्लैशी बड्स। ये फ्लैशी बड्स होती हैं विच आर जेनरली प्रेजेंट ऑन स्टेम। फ्लैशी बड्स जो कि जनरली स्टेम पर प्रेजेंट होती हैं कैन बी फाउंड और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। दूसरे प्लांट के हिस्सों पे भी पाई जा सकते हैं, जैसे रूट पर भी पाई जा सकते हैं, बट अधिकतर ये फ्लैशी बड्स होती हैं जो कहां देखने को मिलती हैं, स्टेम के ऊपर, और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है बेटा पाइनएप्पल का, अगेव का, राइट। पाइनएप्पल और अगेव में अक्सर आपको देखने को मिलती है बल्बिल्स। ओके, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी कि प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम भी हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, सब एरियल स्टेम भी हेल्प करता है, लीफ भी, रूट भी, बल्बिल्स भी, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, बडिंग। और इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, एग्जाम्पल बेस्ड। ओके, अब एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो बेटा, ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है और इसमें देखो आप डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तरीके दिखा रखे हैं। जैसे देखो ये पोटैटो दिखा रखा है। हम जानते हैं पोटैटो क्या होता है, एक तरह का ट्यूबर है, एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम है, और उसके पास क्या है बेटा, आईज हैं। और जहां जहां आईज हैं वहां वहां क्या होता है, आप अच्छे से जान गए हो, एक्सिलरी बड्स होती हैं, और वो किस में मदद करती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। चलिए, फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये राइजोम का एग्जाम्पल है। राइजोम जिंजर। देखो जिंजर हमें हम क्या खाते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी मदद करता है। देखो इसके पास आपको ये प्रॉपर नोड्स, ये जो लाइनें दिखा रही हैं, ये क्या है, ये नोड्स हैं, और नोड्स के बीच की जो जगह है वो इंटरनोड है। तो भले ही स्टेम जमीन के नीचे चला जाए
लेकिन फिर भी उसके पास नोड्स होती हैं, इंटरनोड्स होती हैं, स्केल लीव्स होती हैं और बड्स होती हैं। तो देखो इसके पास सब कुछ है, ये जमीन के नीचे पाए जाने वाला स्टेम है, बट इसके पास नोड्स हैं, इसके पास इंटरनोड्स हैं, इसके पास बड्स हैं, इसके पास एडवेंटिशियस रूट है बेटा, ठीक है, और एक नए प्लांट को जन्म दे सकती है। तो ये जिंजर हो गया, ये आपका पोटैटो हो गया। ये देखो क्या है, ये बल्बिल है, दैट फ्लैशी बड विच हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कहां देखने को मिलता है? आपका अगेव में, पाइनएप्पल में। ये देखो ब्रायोफिल्लम की पत्ती है, ब्रायोफिल्लम की पत्ती से देखो ये बड्स निकली हुई हैं, एडवेंटिशियस बड्स, और ये एडवेंटिशियस बड्स एक नए प्लांट को जन्म दे सकती हैं। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है ऑफसेट, ये आइकॉर्निया का प्लांट है, ये आपको पूरा ऑफसेट दिखाई दे रहा है। इस ऑफसेट के माध्यम से आइकॉर्निया पूरी वाटर बॉडी में फैल जाता है। तो ये कुछ एनसीईआरटी ने डायग्राम्स दे रखे हैं और इसकी फुल डिटेल हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। ओके, चलिए, तो बेटा ये हुआ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में कितनी फेजेस देखने को मिलती हैं? आ जाओ देखते हैं। तो बेटा मेजर किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में 3 फेजेस देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? आ जाओ जानते हैं। जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एंड सेनेसेंट फेज। ये 3 फेजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। जुवेनाइल फेज क्या होता है बेटा? अगर मैं प्लांट के कंटेक्स्ट में बात करूं तो जुवेनाइल फेज क्या होती है? बचपन की फेज, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है ऐसी फेज जिसके दौरान पेड़ के ऊपर केवल लीफ, रूट और स्टेम का डेवलपमेंट होता है, माने उस दौरान उस पर फूल नहीं आता। तो लाइफ, प्लांट की लाइफ साइकिल की वो फेज जिसके दौरान उस पर केवल लीफ, रूट और स्टेम डेवलप हो रही हैं, वो जुवेनाइल फेज है। लेकिन जब प्लांट मैच्योर होने लगता है तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है और उस पर फूल आ जाता है। तो जब प्लांट के ऊपर फूल आ जाता है, यानी कि उस पर फ्लावरिंग हो जाती है, तो वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है, मैच्योरेशन फेज में एंटर करता है, और फिर अल्टीमेटली उसमें बुढ़ापा आने लगता है, एजिंग होने लगती है, जिसे हम सेनेसेंट फेज कहते हैं, और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में 3 फेजेस होती हैं। जुवेनाइल फेज, जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता। जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिव फेज, फिर बुढ़ापे की फेज सेनेसेंट फेज, और अल्टीमेटली क्या हो जाती है? डेथ। तो जुवेनाइल फेज is also called as the vegetative phase. इसको हम वेजिटेटिव फेज भी कह देते हैं बेटा। इसमें क्या होता है? that an organism is not reproductively mature. इस फेज में जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता, वो बच्चा होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है अभी। तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होता है। और अगर मैं प्लांट के केस में बात करूं बेटा, तो प्लांट में ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान केवल रूट, लीफ और स्टेम का डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग दिस फेज ओनली रूट, लीफ एंड स्टेम डेवलप्स। केवल रूट, लीफ और स्टेम का डेवलपमेंट होता है। वही रिप्रोडक्टिव फेज की बात करें तो इस फेज में द ऑर्गेनिज्म, इसको दूसरे शब्दों में और क्या कह देते हैं? मैच्योरेशन फेज। इसको दूसरे शब्दों में हम कह देते हैं बेटा मैच्योरेशन फेज। So during this phase,
इस फेज के दौरान द ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिवली मैच्योर, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाता है और रिप्रोडक्शन दिखाने लगता है। और अगर मैं स्पेसिफिकली प्लांट की बात करूं तो इस फेज में फूल आता है। दिस इज द फ्लावरिंग फेज, दिस इज द फ्लावरिंग फेज व्हेन फ्लावर कम्स एंड रिप्रोडक्शन हैपेंस। जब पेड़ के ऊपर फूल आ जाता है तो फिर रिप्रोडक्शन होता है। तो पेड़ों के केस में हम इस फेज को फ्लावरिंग फेज कह सकते हैं या रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरेशन फेज कह सकते हैं। ठीक है बेटा। वहीं अगर मैं सेनेसेंट फेज में जाऊं तो यहां क्या होती है, एजिंग होने लगती है, एजिंग अकर्स। और ये एजिंग अल्टीमेटली किसको लीड करती है, डेथ को, विच अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, which ultimately leads to death। ठीक है बेटा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 3 फेज हो गई, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट। जुवेनाइल फेज में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता है। उसके दौरान उसमें केवल वेजिटेटिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करता है तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो मैच्योर हो जाता है। सेनेसेंट फेज में उसमें बुढ़ापा आने लगता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अब यहां पर इसको आगे समझाने के लिए मैं पहले आपको समझाती हूं बेटा। इसमें आगे बढ़ने के लिए पहले मैं आपको समझाती हूं प्लांट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। बेटा प्लांट जो है मेनली 3 तरीके के हो सकते हैं। प्लांट एनुअल हो सकते हैं बेटा, प्लांट बाइनियल हो सकते हैं और प्लांट पेरिनियल हो सकते हैं। प्लांट पेरिनियल हो सकते हैं। अब मतलब क्या है, आ जाओ समझते हैं। एनुअल प्लांट, बच्चे अक्सर इसकी डेफिनेशन कैसे समझते हैं कि एनुअल प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसकी जो 1 साल के लिए जीता है, पूरे 1 साल के लिए। बाइनियल प्लांट ऐसा प्लांट जो 2 सालों के लिए जीता है। और पेरिनियल प्लांट ऐसा प्लांट जो सालों साल जीता है। गलत, यह सोचना गलत है। इसको हम ग्रोइंग सीजन से एक्सप्लेन करते हैं बेटा। एनुअल प्लांट ऐसा प्लांट है जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल को एक ही ग्रोइंग सीजन में खत्म करके इस दुनिया से चल बसता है। यानी कि उसे 4 से 5 महीने लगते हैं बस, और वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन को खत्म कर लेता है। इन्हीं 4 से 5 महीनों में उसमें वेजिटेटिव फेज भी आ जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी आ जाती है और सेनेसेंट फेज भी आ जाती है, और वो भगवान को प्यारा भी हो जाता है। जैसे सारे सीरियल्स, गेहूं, चावल, मेज, शुगर केन, ये सारे एनुअल प्लांट्स हैं। 4 से 5 महीनों में उनकी पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। इसी 4 से 5 महीने में उस पे रूट, लीफ, स्टेम भी आ जाते हैं, फूल भी आ जाता है, उसमें एजिंग भी हो जाती है और मर भी जाता है। बाइनियल प्लांट की लाइफ साइकिल 2 साल से कम होती है और 1 साल से ज्यादा होती है, क्योंकि उसको अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 ग्रोइंग सीजन लगते हैं। 2 ग्रोइंग सीजन। जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझो, सपोज मैंने जो आपकी कैबेज है, कैबेज एक बाइनियल प्लांट है, कैरेट एक बाइनियल प्लांट है, आपका ये रेडिश एक बाइनियल प्लांट है। सपोज मैंने इसको इस साल फरवरी में बोऊं तो मैं इसे अगले साल लगभग मार्च में काटूंगी बेटा। तो देखो 2 साल नहीं लग रहे हैं। बाइनियल का मतलब 2 साल नहीं है, मतलब 2 ग्रोइंग सीजन है। 2 ग्रोइंग सीजन में ग्रो कर रहा है। इसे इस साल की फरवरी भी लग रही है और अगले साल की फरवरी भी लग रही है। 2 ग्रोइंग सीजन में तो 1 साल से ज्यादा होता है और 2 साल से कम होता है। 2 ग्रोइंग सीजन लगते हैं पूरी डेवलपमेंट होने में। एक ग्रोइंग सीजन में केवल रूट, लीफ और स्टेम डेवलप होती हैं, और दूसरे ग्रोइंग सीजन में फूल आता है, और फूल आते ही उसमें एजिंग हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है। यानी कि इस साल फरवरी से लेके लगभग अक्टूबर के महीने तक इस पेड़ पर केवल रूट, लीफ और स्टेम आएंगी। फिर दिसंबर, जनवरी में इस पर फूल आएगा। फिर फरवरी के एंड में इसमें एजिंग होने लगेगी और मार्च में इसकी डेथ हो जाएगी।
लेकिन वही पेरिनियल प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो सालों साल जीता है, सालों साल, हर साल उस पर फल और फूल आता है और हर साल उस पर नई पत्तियां आती हैं। तो पेरिनियल प्लांट सालों साल जीने वाला प्लांट विच लिव फॉर मेनी इयर्स, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, लीची का पेड़, अनार का पेड़, ये सालों साल जीते हैं, ये पेरिनियल प्लांट्स हैं, राइट। तो एनुअल प्लांट क्या हुआ बेटा? लाइफ साइकिल कंप्लीट्स ओनली in one growing season, only in one growing season, केवल एक ही ग्रोइंग सीजन में लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये 4 से 5 महीने का होता है, 4 to 5 months में इनकी कहानी खत्म हो जाती है। और इसमें एग्जाम्पल आता है बहुत सारे, राइस, मेज, व्हीट, ओट, बार्ले, राई, शुगर केन, ये सारे एनुअल प्लांट्स हैं बेटा, ये सारे एनुअल प्लांट्स हैं। ग्रासेस। अब बाइनियल प्लांट पर चलते हैं। बाइनियल प्लांट्स लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन, 2 साल नहीं बोलेंगे, 2 years नहीं बोलेंगे, कंप्लीट्स इन 2 ग्रोइंग सीजन, 2 ग्रोइंग सीजन्स में इनकी लाइफ साइकिल पूरी होती है। एक ग्रोइंग सीजन में इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, इन 1 ग्रोइंग सीजन vegetative growth occurs, एक सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ होएगी बेटा, और दूसरे ग्रोइंग सीजन में, इन अदर ग्रोइंग सीजन, दूसरे ग्रोइंग सीजन में बेटा मेरे क्या होगी? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होगी और फिर उसके बाद डेथ हो जाएगी। मतलब अगले ग्रोइंग सीजन में फूल आएगा, फूल आने के बाद फिर डेथ हो जाएगी। और इसमें एग्जाम्पल आते हैं आपके कैबेज, कैरेट, रेडिश मतलब गाजर, मूली, गोभी, ये सब आपके बाइनियल प्लांट्स हैं, ठीक है बेटा। और पेरिनियल प्लांट्स लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन सेवरल ईयर्स, लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन सेवरल ईयर्स, सालों साल जीते हैं, कई साल जीते हैं। तो ऐसे पेड़ों को हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। अधिकतर प्लांट्स हमारे चारों तरफ पेरिनियल प्लांट्स ही होते हैं बेटा, मैंगो, नीम, पीपल, बैनियन ट्री। पीपल और बैनियन ट्री कौन से जीनस के मेंबर होते हैं बेटा? ये फाइकस जीनस के मेंबर होते हैं। फाइकस जीनस तो जानते हो ना, जीनस के अंडर बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। तो पीपल के पेड़ का साइंटिफिक नाम क्या होता है? फाइकस रिलीजियोसा, और बरगद के पेड़ का फाइकस बेंगालेंसिस। तो पीपल और बरगद दोनों ही कौन से जीनस के मेंबर्स हैं? फाइकस जीनस के। तो ये सारे पेरिनियल प्लांट्स हैं। तो अभी हमें क्या समझ में आया? अभी हमें यह समझ में आया कि प्लांट 3 तरह के हो सकते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल जिनमें 4 से 5 महीनों में सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। बाइनियल 1 साल से ज्यादा, 2 साल से कम, 2 ग्रोइंग सीजन में सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। और पेरिनियल प्लांट्स सालों साल जीते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? चलो अब इसके बाद समझाते हैं आपको बेटा कि प्लांट्स जो हैं वो फिर से 2 तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट। फल कितने बार आएगा? पेड़ के ऊपर फल कितने बार आएगा, इसके बेसिस पर भी प्लांट 2 तरह के हो सकते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक।
कार्प मतलब फ्रूट होता है बेटा। ऐसा पेड़ जिसकी पूरी लाइफ साइकिल में फूल और फल केवल एक ही बार आए वो मोनोकार्पिक प्लांट होता है। और ऐसा पेड़ जिसकी लाइफ साइकिल में फूल और फल बार बार आए, हर साल आए, जैसे आम के पेड़, लीची का पेड़, अनार का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, हर साल फूल और फल आता है, राइट। लेकिन मोनोकार्पिक में एक ही बार फूल और फल आता है। अब सोचने वाली बात है, जो हमारे एनुअल प्लांट्स हैं उनमें तो एक ही बार फूल और फल आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जितने भी एनुअल प्लांट्स होंगे उनकी लाइफ साइकिल में फूल और फल एक ही बार आएगा, क्योंकि उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही जितने भी बाइनियल प्लांट्स हैं, एक ग्रोइंग सीजन में उन पे रूट, लीफ और स्टेम आती है और दूसरे ग्रोइंग सीजन में फूल आता है और फूल आते हैं उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि सारे के सारे एनुअल प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं, सारे के सारे बाइनियल प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं। लेकिन जो सालों साल जीते हैं जो पेड़, वो पॉलीकार्पिक होते हैं, क्योंकि उन पर हर साल फूल और फल आता है। तो बेटा यहां पे हम क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? मोनोकार्पिक का मतलब फ्लावर एंड फ्रूट कम्स ओनली वंस। फ्लावर एंड फ्रूट कम्स ओनली वंस इन लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में फूल और फल एक ही बार आता है। तो हाँ, सारे एनुअल प्लांट्स क्या होंगे? जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं वो सब क्या होंगे बेटा? सारे एनुअल प्लांट्स और सारे बाइनियल प्लांट्स। भाई बाइनियल प्लांट्स में भी तो एक ही बार फूल और फल आता है दूसरे ग्रोइंग सीजन में और फिर डेथ हो जाती है। तो सारे एनुअल प्लांट्स में, सारे बाइनियल प्लांट्स में फूल और फल एक ही बार आता है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन पॉलीकार्पिक, जिनमें फ्लावर और फ्रूट comes many times, ऐसे पेड़ जिनमें फूल और फल बार बार आए, हर बार आए उनकी लाइफ साइकिल में, इन लाइफ साइकिल। तो यहां पे देखना बेटा मैं क्या लिखूंगी, यहां पे देखना, ध्यान से ध्यान देना, मैं क्या लिखूंगी? मोस्ट पेरिनियल प्लांट। कुछ दिमाग चला? मैंने क्या लिखा है? मोस्ट पेरिनियल प्लांट्स। ऑल नहीं लिखा मैंने, यहां पर ऑल पेरिनियल प्लांट्स नहीं लिखा, मोस्ट पेरिनियल। ऐसे पेड़ जो सालों साल जीते हैं, उन पे हर साल फूल और फल आता है, लेकिन सारे पेरिनियल प्लांट्स पर नहीं। अधिकतर पेरिनियल प्लांट्स पे फूल और फल हर बार आता है, हर साल आता है। जैसे मैंगो, फाइकस मतलब पीपल और बरगद का पेड़, नीम, ये सारे सालों साल जीते हैं और इन पे फूल और फल भी हर साल आता है। लेकिन बेटा यहां देखो, अब मैं क्या लिखूंगी? फ्यू पेरिनियल प्लांट। कुछ ऐसे भी पेरिनियल प्लांट हैं बेटा जो जीते तो सालों साल हैं, लेकिन उन पे फूल और फल एक ही बार आता है। और दो फेमस एग्जाम्पल है, एक है बांस का पेड़, बैम्बू, और दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबिलैंथस। बैम्बू, बांस का पेड़, और स्ट्रॉबिलैंथस, ये दोनों पेरिनियल प्लांट हैं, सालों साल जीते हैं, लेकिन फिर भी इन पर फूल और फल केवल एक बार आता है। तो सारे एनुअल प्लांट्स, सारे बाइनियल प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेरिनियल प्लांट हैं जो जीते तो सालों साल हैं पर फूल और फल एक ही बार आता है, बांस और स्ट्रॉबिलैंथस। वरना अधिकतर पेरिनियल प्लांट्स पॉलीकार्पिक होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखो, स्ट्रॉबिलैंथस का एग्जाम्पल दे रखा है बेटा। स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसको कॉमनली नीला कुरंजी के नाम से जाना जाता है, ये एक पेरिनियल प्लांट है पर फिर भी मोनोकार्पिक है। ये, इस पे हर 12 साल में एक बार फूल आता है। 12 साल यानी कि जब इसकी उम्र 12 साल की हो जाती है तब इस पर फूल आता है, भर के फूल आता है, और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर पूरी वादियों में बीज फैल जाते हैं, उन बीजों से नए प्लांट बनते हैं। फिर उन प्लांट की उम्र जब 12 साल हो जाती है, उन पे फूल आता है, भर के आता है, फिर उनकी डेथ हो जाती है।
यानी कि जी तो ये 12 साल रहा है, लेकिन इस पर फूल और फल केवल एक ही बार आता है। लास्ट इस पर जो फूल आया था वो 2018 में आया था। सितंबर अक्टूबर 2018 में इस पर लास्ट फूल आया था केरला में। हर साल केरला में भर के टूरिस्ट आते हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि देखो पूरा केरला ऐसा नीला हो जाता है, पूरा केरला नीला हो जाता है। केरला में जितनी भी घाटियां हैं वो सारी ऐसी नीले फूलों से भर जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है नीला कुरंजी। तो पूरी घाटी ऐसे नीले फूलों से भर जाती है हर 12 साल पे। तो हर 12 साल के अंतराल पे केरला में भर के टूरिस्ट आते हैं। 2006 के बाद फिर कब आए? 2018। लेकिन 2018 में इतने सारे टूरिस्ट नहीं आ पाए क्योंकि 2018 में केरला में बाढ़ आ गई थी। राइट? तो पहला एग्जाम्पल तो ये है, पेरिनियल प्लांट होते हुए भी इस पर फूल और फल एक ही बार आता है। सॉरी। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसमें बनता है बेटा बैम्बू का। बैम्बू का जो प्लांट होता है, बांस का जो पेड़ होता है, इसमें बांस के पेड़ में बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। कोई 100 साल जीती है, कोई 80 साल जीती है, कोई 150 साल भी जीती है। तो बैम्बू चाहे कितने भी साल जिए, उस पे फूल एक ही बार आता है और भर के आता है, और इतना फ्लावरिंग होती है कि उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो बैम्बू चाहे कितने भी साल जिए, 100, 150, 120, 80, और उस पे फूल एक ही बार आता है और उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है। सो बैम्बू कैन लिव अप टू 150 years, 150 साल तक जी सकता है। बट फ्लावर एंड फ्रूट comes only once. फूल और फल एक ही बार आता है। आफ्टर फ्लावरिंग, फूल आते ही, भर के फूल आता है, पूरा पेड़ भर जाता है। आफ्टर फूल आते ही डेथ हो जाती है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? पेड़ एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल हो सकते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं। पेड़ मोनोकार्पिक हो सकते हैं, पॉलीकार्पिक हो सकते हैं। अधिकतर पेरिनियल प्लांट्स पॉलीकार्पिक होते हैं, कुछ पेरिनियल प्लांट मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं, जैसे बैम्बू और स्ट्रॉबिलैंथस। सारे एनुअल और बाइनियल प्लांट्स मोनोकार्पिक होते हैं। अब यहां पर एक स्टेटमेंट मैं लिखने जा रही हूं बेटा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले उसे पढ़ो ध्यान से, फिर मैं उसका मतलब समझाती हूं। ऑल एनुअल प्लांट्स, सारे एनुअल प्लांट्स, ऑल बाइनियल प्लांट्स, सारे बाइनियल प्लांट्स, एंड मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट्स। मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट मतलब ऐसे पेड़ जो जीते तो सालों साल हैं पर फूल और फल एक ही बार आता है। इन तीनों ही प्लांट्स में, ये तीनों ही प्लांट्स शो प्रॉपर डिमार्केशन in all the three phases of life. In all the three phases of life. In polycarpic perennial plants, in polycarpic perennial plants, the three phases of life cycle, the three phases of life cycle are not properly demarcated, are not properly demarcated। क्या मतलब है समझाती हूं, ध्यान से समझना बेटा। जितने भी ऐसे पेड़ हैं जिनकी लाइफ साइकिल 4 से 5 महीने में खत्म हो जाती है, या 2 ग्रोइंग सीजन में खत्म हो जाती है, या ऐसे पेड़ जो जीते तो सालों साल हैं बट फूल आने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे बैम्बू और स्ट्रॉबिलैंथस, उनमें आप लाइफ साइकिल की तीनों फेज को प्रॉपर देख सकते हो।
जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। कैसे? देखो, जब आप चावल का पेड़ बोते हो वो 4 से 5 महीने में आपको उसमें सब कुछ होता हुआ दिखाई देगा प्रॉपर। शुरू के 1-1.5 महीने में उस पर केवल रूट, लीफ और स्टेम आएगी, फिर उस पर फूल आना शुरू होगा, फिर उस पर ग्रेन्स बन जाएंगे, फिर वो हल्का हल्का मुरझाने लगेगा, सूखने लगेगा और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो 4 से 5 महीने में एक चावल में, गेहूं में, ओट में, बार्ले में आप ये चेंजेस नोटिस कर सकते हो, प्रॉपर देख सकते हो कि अच्छा अब इस पे रूट, लीफ, स्टेम आ गए हैं, अच्छा अब इस पे फूल आ गया, अच्छा अब तो ये हल्का हल्का मुरझाने लगा, अच्छा ये मर गया। तो आपको तीनों फेजेस लाइफ साइकिल की प्रॉपर दिखाई देंगी। ऐसे ही बाइनियल प्लांट में अगर आपने फरवरी में बोया तो फरवरी से लेके लगभग अक्टूबर तक उस पर केवल फूल नहीं आएगा, उस पर केवल पत्तियां आएंगी, स्टेम डेवलप होगी। तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा अभी इसमें वेजिटेटिव फेज चल रही है भाई। फिर जैसे ही नवंबर, दिसंबर आना शुरू होगा उस पर फूल आना शुरू हो जाएगा, तो आपको एकदम समझ में आ गया, अच्छा अब इस पे फूल आ गया, और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसे ही बांस का पेड़, बैम्बू का पेड़ जो है तो पेरिनियल प्लांट, वो जिए जा रहा है, आपको पता है अभी अपनी वेजिटेटिव फेज में है। जैसे ही उस पर फूल आएगा, भर के फूल आएगा, आपको पता चल गया ओहो फूल आ गया भाई, अब तो ये मरने वाला है। तो ऐसे सारे प्लांट्स में आपको तीनों फेजेस प्रॉपर होती हुई दिखाई देंगे। पर ऐसे पेड़ जो सालों साल जी रहे हैं और उन पे हर साल फूल और फल आ रहा है सॉरी बेटा, जिन पे हर साल फूल और फल आ रहा है, उनमें आप इन तीनों फेजेस को प्रॉपर नहीं देख पाओगे बेटा। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा। आम का पेड़ है, उस पे अभी पत्तियां भरी हुई हैं अब क्या होगा? आगे उस पे फूल आ जाएगा, फूल आ जाएगा, फिर फल आ जाएगा। सेनेसेंस कब आया उसमें? समझ ही नहीं आया। एजिंग कब हुई? डेथ तो हो ही नहीं रही है उसकी, अगले साल फिर से पत्तियां आ जाएंगी, फिर फूल आ जाएगा। सेनेसेंस तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि पूरे पेड़ में एक साथ तो सेनेसेंस होगी नहीं, सिर्फ पत्तियों में सेनेसेंस होगी। जब पत्तियां झड़ जाएंगी तो फिर फूल आना शुरू हो जाएगा, फल बनना शुरू हो जाएगा। तो फेजेस यहां भी हो रही हैं सारी, लेकिन हमें प्रॉपर ऐसे नहीं दिख रही जैसे एनुअल बाइनियल प्लांट्स में दिखाई देंगी। तो ऐसा नहीं कि यहां सारी फेजेस नहीं है, यहां सारी फेजेस हो रही हैं, बट हमें प्रॉपर एक के बाद एक जैसे हो रही है ना, वो नहीं प्रॉपर दिखाई देंगी। वो प्रॉपरली कहां दिखाई देंगी? एनुअल प्लांट्स में, बाइनियल प्लांट्स में, या ऐसे पेरिनियल प्लांट में जिन पे फूल और फल एक ही बार आता है। तो ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आ जाता है। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे मैं तुम्हें करके भी बता देती हूं। आ जाओ, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं यहां से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स all the 3 phases cannot be seen properly, cannot be seen properly। इनमें से कितने प्लांट, कौन सा वो प्लांट है जिसमें आप तीनों फेजेस को प्रॉपरली नहीं देख पाओगे? तो आंसर क्या होगा इसका बेटा? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा ए, फाइकस। फाइकस कैसा प्लांट है? सालों साल जीता है और उस पे फूल और फल भी हर बार आता है। तो इसी तरह के प्लांट में तो हम तीनों फेजेस को प्रॉपर नहीं देख पाते। कैरेट कैसा है? बाइनियल, वहां तो हम तीनों फेजेस को प्रॉपरली देख पाएंगे। राइस कैसा है? एनुअल, वहां भी देख पाएंगे। बैम्बू कैसा है? पेरिनियल। और कैसा? मोनोकार्पिक, तो वहां भी हम प्रॉपर देख पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पोर्शन से आते हैं बेटा, राइट? चलिए, बस एक छोटी सी बात और है बेटा, फिर अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी बात और है, इंटरफ्लावरिंग फेज क्या होती है? इस पर क्या क्वेश्चन आता है? व्हाट इज इंटरफ्लावरिंग फेज? तो समझो बेटा, ऐसा पेड़ जो सालों साल जी रहा है और उस पर हर साल फूल और फल आ रहा है, उसमें 2 फूल के आने के बीच के पीरियड को हम इंटरफ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। मतलब सपोज आम के पेड़ पर इस साल फूल आया, सपोज कब फूल आया? सपोज मार्च के महीने में फूल आ रहा है, तो फिर अगले मार्च में आएगा, राइट? तो ये जो बीच का पीरियड है इसको हम इंटरफ्लावरिंग पीरियड कहते हैं।
बेटा फूल आना ना पेड़ को बहुत महंगा पड़ता है। जब पेड़ के ऊपर फूल आता है तो पेड़ के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो जाते हैं और वो प्लांट को बहुत महंगा पड़ता है। तो दोबारा फूल आने के लिए उसको खुद को रिजुविनेट करना पड़ता है, उसको खुद को रिसोर्सेज वापस से इकट्ठा करने पड़ते हैं, माने कि उसको बीच में थोड़ा रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है और इसी रेस्टिंग पीरियड को हम इंटरफ्लावरिंग पीरियड कहते हैं। और ये आपको कौन से प्लांट में केवल देखने को मिलता है? पेरिनियल पॉलीकार्पिक, सालों साल जीने वाले ऐसे पेड़ जिन पर हर साल फूल और फल आता है। तो इस पर एक और सवाल आता है कि इंटरफ्लावरिंग फेज कौन सी, इंटरफ्लावरिंग पीरियड जो होता है वो कौन सी फेज का हिस्सा होना चाहिए? वो जुवेनाइल फेज का हिस्सा होना चाहिए या रिप्रोडक्टिव फेज का हिस्सा होना चाहिए? तो बताओ क्या जवाब होगा? वो रिप्रोडक्टिव फेज का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गया है तो वो कर गया है, वो मैच्योर हो गया है और अगली बार फूल आने से पहले वो अपने आप को तैयारी में लगा हुआ है और ये तैयारी मैच्योरेशन फेज में ही आती है, जुवेनाइल फेज में नहीं आती। राइट? सो इंटरफ्लावरिंग पीरियड क्या है बेटा? इट इज अ पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग, दो फूल आने के बीच का जो समय होता है, इट इज अ पीरियड बिटवीन टू फ्लावरिंग इन अ पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट, इन अ पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट। एक पेरिनियल पॉलीकार्पिक प्लांट में दो फूल के आने के बीच का जो पीरियड होता है वो इंटरफ्लावरिंग फेज होता है। ठीक है? इन दिस फेज प्लांट प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट फ्लावरिंग। In this phase, plant prepares itself for next flowering. अगली फ्लावरिंग के लिए प्लांट खुद को प्रिपेयर करता है। चलिए फिर बेटा, इंटरफ्लावरिंग फेज इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। इंटरफ्लावरिंग पीरियड, ये सवाल सीधा आपको क्वेश्चंस में मिलेगा। इंटरफ्लावरिंग पीरियड जुवेनाइल फेज का हिस्सा नहीं होता, इज अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरेशन फेज। रिप्रोडक्टिव और मैच्योरेशन फेज, ये क्वेश्चन आपको बेटा डायरेक्ट मिल जाएगा। राइट? चलिए, तो इसके साथ बेटा आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। कल की क्लास में हम मिलेंगे विद अनदर टॉपिक्स। कल की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और ज्यादा ध्यान समझने, सुनने और साथ साथ याद करने में लगाना। ओके? तो चलिए, थैंक यू करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो और मन से पढ़ाई करो। बाय।